यूट्यूब चैनल मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी। तो देखिएगा स्क्रीन पे आपको कुछ डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। इसी डायग्राम की सहायता से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं, जिससे ये डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए, मैंने साइड में लिखा है श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम श्वसन की बात करेंगे कि श्वसन होता क्या है या श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन में मैं आपको बताऊंगा। देन अगर आप चाहें तो इससे एक और बड़ी डेफिनेशन बता दूंगा, जिसको आप आसानी से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अगर श्वसन की बात करें या रेस्पिरेशन होता क्या है, तो क्या कहेंगे, भोजन से, ध्यान सुनिएगा, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इतना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो चुका होगा आपका। अब हम दूसरी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। या तो ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी सी हो जाती है, बोल सकते हैं कि कोशिकीय स्तर पर, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलेंगे, कोशिकीय स्तर पर, कोशिकीय स्तर पर किसकी प्रेजेंटेशन में, O2 की प्रेजेंटेशन में जो भोजन हमारे पास प्राप्त है उसका क्या करेंगे अपन लोग, ऑक्सीकरण करेंगे। क्या कह रहे हैं मैं, ध्यान सुनिएगा कि कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में भोजन का ऑक्सीकरण जो करने की क्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। इतना क्लियर है कि नहीं है? ऑब्वियसली बात क्लियर हो चुका होगा। अब जो श्वसन की क्रिया हो तो की है अपनी, जब तो हम समझ लेते हैं थोड़ा कि सांस लेना क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें मैं वन बाय वन करके आपको क्लियर करवा दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियो आपको रोज मिलती रहे, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सांस लेना। सांस लेना मतलब बोल सकते हैं ब्रीथिंग। तो होगा क्या, बड़ा सिंपल सा है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, क्या कि नाक की सहायता से ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, सांस लेना या ब्रीथिंग बोल सकते हैं अपन लोग। क्लियर है कि नहीं है? इतना सांस लेना आपको समझ में आ चुका होगा। अब सांस लेने के बाद कुछ और समझ लेते हैं कि जो वायु है, या फिर बोल सकते हैं वायु विनिमय, मतलब जो गैसों का विनिमय होता है वो कितना होता है जब हम ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं। कौन सी गैस हमारे नाक की सहायता से कितनी परसेंटेज जाती है, हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। तो समझिएगा कि अगर मैं बात कर लूं सबसे पहले ऑक्सीजन की, तो जितना प्रतिशत ऑक्सीजन का वायुमंडल में होता है, सेम उतना ही प्रतिशत, ध्यान सुनिएगा, जितना प्रतिशत वायुमंडल में गैसों का होता है, सेम उतना ही प्रतिशत हम गैसों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात कर लें तो ये कितना परसेंट ग्रहण करते हैं हम नाक के माध्यम से, 21%। और सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट ग्रहण करते हैं, 78%। अब बाकी गैस के तो छोड़ दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात कर लें तो 0.034% हम इसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये सब किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्रहण में, कि इनको हम क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। अब ग्रहण के बाद हम देख लेते हैं कि इनका त्याग करते हैं या किन चीजों को बाहर निकालते हैं। जो ऑक्सीजन है तो हमने कितनी परसेंट ग्रहण की थी, 21%, लेकिन हम इसका 4% यूज कर लेते हैं और 17% हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बताइए क्लियर है कि नहीं? लेकिन नाइट्रोजन का हम बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं, जितनी परसेंट हम लेते हैं उतनी ही परसेंट हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमने 0.034% ली है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये 21 था और ये 17 हो गया, मतलब 4% अपन को क्या बाहर निकलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, 4.034% हम क्या बाहर निकाल देते हैं शरीर से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जब बच्चा छोटा रहता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, तो इसमें जो सांस लेने की दर होती है प्रति मिनट कितनी होती है। अगर आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई हैं तो आप इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसको हटाता हूं, फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये डायग्राम मैं इरेज नहीं करूंगा क्योंकि इसी की सहायता से हम पूरा क्लियर करने वाले हैं अपना। तो इतना मैंने इरेज कर दिया है। आई होप ये आपका सब नोट हो चुका होगा। तो समझिएगा, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि सबसे पहले आप नवजात शिशु की बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वह क्या करता है, कैसे सांस लेता है, ये तो क्लियर है, सांस की प्रोसेस हम पढ़ लेंगे। लेकिन कितने मिनट प्रति लेता है, मतलब
1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो इसकी अगर हम बात करें नवजात शिशु की, तो ये 32 बार प्रति मिनट सांस लेता है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, सिर्फ अजय प्रजापति के अलावा। तो आप देख चुके हैं कि नवजात जो शिशु है उसमें कितना 32 बार प्रति मिनट है। लेकिन अगर यही शिशु कितने वर्ष का हो गया है, 5 वर्ष का हो गया है, तो ये इसकी सांस लेने की दर कितनी हो जाएगी, तो ये थोड़ी कम हो जाती है। अपन लोग बोल सकते हैं 26 बार प्रति मिनट। क्लियर है कि नहीं है? नवजात का हो गया, 5 वर्ष का हो गया। अब बच्चा बड़ा हो गया है भाई साहब, बोल सकते हैं कि वयस्क। जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो कितना, तो ये जस्ट 26 से 10 कम हो जाएगा, 16 बार प्रति मिनट। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन जब वयस्क से और बड़ा हो जाता है, अर्थात वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, तो क्या इसकी दर यही रहती है? नहीं, ये थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। हम बोल सकते हैं 18 बार प्रति मिनट। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है? जब बच्चा नवजात रहेगा तो 32 बार प्रति मिनट लेगा, जब 5 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो 26 बार प्रति मिनट होता है, एवं वयस्क होने पर 16 बार प्रति मिनट, एवं जब वृद्ध हो जाएगा तो इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी प्रोसेस और 18 बार प्रति मिनट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है, जिस कारण ये होता है। इतना क्लियर है कि नहीं है? फिर थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हम देखने वाले हैं कि जो श्वसन होता है, श्वसन के प्रकार कितने हैं, अर्थात श्वसन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। तो श्वसन के प्रकार देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको वहां तक लिखूंगा पूरा। श्वसन के प्रकार, अगर हम श्वसन के प्रकार की बात करें तो श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला प्रकार कौन सा है? वायवीय श्वसन, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सी श्वसन। ध्यान से सुनिएगा, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। दूसरा श्वसन होगा अवायवीय श्वसन, या फिर हम बोल सकते हैं अनऑक्सी श्वसन। क्लियर है कि नहीं है? वायवीय श्वसन बोल सकते हैं, इनको भर दो उसमें, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। दूसरा बोल सकते हैं अवायवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन। अब जैसे कि इसके नाम देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वायवीय श्वसन में हम किस चीज की बात करने वाले हैं एवं अवायवीय श्वसन में हम किस चीज की बात करने वाले हैं। तो देखिए, वायवीय मतलब जो वायु की उपस्थिति में हो, और वायु की उपस्थिति में हम केवल किस गैस को ग्रहण करते हैं, आपको पता होगा, ऑक्सीजन। तो सीधा सीधा कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कि जो वायवीय श्वसन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बोलेंगे, ऐसा श्वसन जो किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो बोलेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन या ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। अब होता क्या है इसमें, देखो, जो कोश के स्तर पे होगा ये श्वसन, लेकिन क्या रहेगा, ये जो ऑक्सीय श्वसन बोल सकते हैं या वायवीय श्वसन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अपनी जो कोशिका में उपस्थित क्या रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया इनको क्या करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये होगा कहाँ पे, अपन को बता चुके, वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन है, ये किसकी प्रेजेंटेशन में होने वाला, ऑक्सीजन की श्वसन, ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन। अब होगा कैसे, जो अपना कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो अपने पास जो भी ग्लूकोज होने वाला है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा, और इससे हम क्या प्राप्त कर लेंगे, एनर्जी प्राप्त कर लेंगे। तो इसकी बेसिकली मैं आपको डेफिनेशन तो मैंने बता ही दी है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसके थ्रू आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और यही इंपॉर्टेंट होता है लिखने के लिए। तो हम समझते हैं C6H12O6। ध्यान सुनिए, C6H12O6 मतलब यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, ग्लूकोज ले लिया है, और ग्लूकोज की किसकी उपस्थिति में है, हमने बोला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब ग्लूकोज की क्रिया हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं, तो देखिए, जब भी किसी चीज को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बाहर निकलेगी, साथ ही साथ इसमें क्या निकलता है, जल निकलता है, और जल के साथ ऊर्जा निकलती है। अब ऊर्जा किस फॉर्म में निकलती है, कैलोरी की फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, जो कितने एटीपी के बराबर रहती है, 38 एटीपी अणु के बराबर रहती है। अब आप कहेंगे ये एटीपी क्या होते हैं, तो जो ऊर्जा संरक्षित होती है वो किसके रूप में होती है, एटीपी, जिसको अपन लोग बोल सकते हैं ऊर्जा का सिक्का। और कहाँ पे संरक्षित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप समझ सकते हैं, जो ऑक्सीय श्वसन होगा या वायवीय श्वसन होगा, उसकी सहायता से हम 38 एटीपी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब आप आगे देखिएगा, अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। तो अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन कैसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि जिन क्रियाओं में, या ऐसी बोल सकते हैं बेश्वसन क्रियाएं जो किसकी अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बस। अब इसमें होगा क्या, अपने पास ग्लूकोज तो रहता है,
ग्लूकोज इसमें भी रहेगा, लेकिन भैया ऑक्सीजन ना रहने वाला। यहाँ पे एक आप 6 लगा लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बाकी आपका क्लियर है। यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, अब आपको क्या प्राप्त होने वाला है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, साथ ही साथ आप क्या प्राप्त करेंगे, कार्बन डाइगैस ऑक्साइड और 21 किलो कैलोरी ऊर्जा, और इसके साथ ही साथ आपको 2 ATP प्राप्त होंगे। देखिए इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वायवीय श्वसन की क्रिया होती है इसमें हमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब इसके कंपैरिजन में देखिए कहाँ 2 और कहाँ 38, तो इसके कंपैरिजन मतलब अनॉक्सी श्वसन के कंपैरिजन में ये ऊर्जा ज़्यादा रहती है, लेकिन जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें ज़्यादा रहेगी, लेकिन अनॉक्सी श्वसन में ऊर्जा हमें क्या प्राप्त होगी, कम प्राप्त होगी। तो आई होप ये चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो चुकी होंगी कि श्वसन की डेफिनेशन सबसे पहले मैंने आपको बता दी, फिर सांस किस प्रकार से लेते ये बता दिया, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि नवजात में, वयस्क में और वृद्ध में कितने मिनट प्रति सांस लेंगे ये लोग, फिर मैंने श्वसन के प्रकार आपको बता दिए और दोनों प्रकार ही बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है मैंने, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के एक एक पार्ट को बहुत ही डीप से, बहुत ही बेसिक से क्लियर करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज करने वाला हूं इसको। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब ये हो गया आपका इरेज। तो हम अब आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं कि जो श्वसन तंत्र होता है ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं, इसको मैं और सही से लिख दूं थोड़ा, श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि जो श्वसन तंत्र का है उसका निर्माण किस प्रकार से होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पता है कि, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले अपने शरीर के मूल इकाई या मौलिक इकाई या क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई की बात करें तो क्या होती है, कोशिका होती है कि नहीं होती है, कोशिका। अब जो कोशिका, ध्यान से सुनिएगा, सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका किसका निर्माण करती है, ऊतक। ऊतक से मिलके क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। अंग से मिलके क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र अपना शरीर बना देते हैं। तो सेम इसी प्रकार से जो अंग, ध्यान सुनिएगा, जो अंग श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, मदद करते हैं, जो अंग श्वसन की क्रिया में क्या कर रहे हैं, मदद करते हैं, उन अंग, या फिर बोल सकते हैं जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं, क्या करते हैं, जो अंग श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वे सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए कोई भी तंत्र या सिस्टम का निर्माण कब होगा, जब बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, श्वसन तंत्र में भी हमें विभिन्न अंगों की आवश्यकता पड़ती है, और ये सारे अंग जब मिलते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, श्वसन तंत्र का। आई होप आपका ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि श्वसन में कौन कौन से अंग हमारा भागीदारी करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, नासा मार्ग। भैया आप अपनी शक्ल देखिए, चाहे मेरी शक्ल देख लीजिए, तो अपना जो चेहरा है, चेहरे पे एक उभारनुमान संरचना होती है। देखिए ये उभारनुमान संरचना है कि नहीं है। अब ये जो उभार रहता है इसमें 2 छिद्र होते हैं। उभारनुमा संरचना में क्या होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, जिनको अपन लोग क्या कहते हैं, नासा मार्ग। ध्यान सुनिएगा कि जो चेहरा होता है, चेहरे की संरचना में उभारनुमा संरचना होती है, जिसमें 2 छिद्र होते हैं, जिनको अपन लोग क्या कहते हैं, नासा मार्ग। कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र। अगर भाई किसी का तीसरा छिद्र हो तो हमें नहीं पता, लेकिन भाई ऑब्वियसली तो 2 ही छिद्र होने वाले हैं। तो बताइए क्लियर है कि नहीं है कि जो हमारा चेहरा है, चेहरे पर एक उभारनुमा संरचना होती है जिसमें 2 छिद्र होते हैं, जिनको अपन लोग क्या कह रहे हैं, नासा छिद्र। अब जैसे नासा छिद्र की हम बात करेंगे तो नासा मार्ग की बात करेंगे कि जो नासा मार्ग है वो किस प्रकार से होने वाला है। तो आप उंगलियां डाल के देखिएगा तो आपको एक संरचना प्राप्त होगी, कैसी, नलीनुमा संरचना प्राप्त होती है। नासा मार्ग का संपर्क सीधे किससे होता है, नलीनुमा संरचना से होता है, जिसको अपन लोग क्या, या फिर नलिकाएं डली रहती हैं, जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं, नासा मार्ग। अब नासा मार्ग में भैया बहुत बढ़िया जलवा है, इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं, एक बाल और दूसरी श्लेष्मा। ध्यान से, क्या कहा है मैंने, श्लेष्मा। ध्यान सुनिएगा। अब बाल, अब आप कहोगे बाल, बिल्कुल सभी ने देखे होंगे भाई, मैंने कोई नया टर्म थोड़ी यूज किया है, बाल। तो ये करते क्या है, जैसे ध्यान सुनिएगा, जैसे मैं अपने दोनों हाथों को लूं और इनको क्या किया जाए, रगड़ा जाए, तो ये क्या उत्पन्न करेंगे, हीट उत्पन्न करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करेंगे कि नहीं करेंगे, रगड़न से। तो सेम इसी प्रकार से जब वायु अपने नासा मार्ग से, कहाँ से, नासा मार्ग से प्रवेश करती है, कहाँ पे, देखिए नासा मार्ग से ये प्रवेश कर रही है, कहाँ से, श्वसनियों में। नासा मार्ग आपको समझ में। अब नासा मार्ग में क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं में जैसे ये प्रवेश करती है तो इनमें क्या होते हैं, बाल।
और वायु और जब बाल का संपर्क होता है तो उनके रगड़ से क्या उत्पन्न होती है भैया, हीट उत्पन्न होती है। इतना क्लियर है कि नहीं है। अब जब ये कण जाते रहते हैं तो एक जिसको अपन लोग सामान्य लैंग्वेज में बोल सकते हैं नाक का निर्माण कर लेते हैं भैया, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, श्लेष्मा कह रहे हैं। कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये क्या है, श्लेष्मा ही तो है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं साइंस की लैंग्वेज में, श्लेष्मा। तो नासा मार्ग क्लियर हो चुका होगा। नासा मार्ग ये इसको अपन लोग बोल सकते हैं नासा छिद्र, फिर ये हो गया नासा मार्ग। तो नासा मार्ग की जगह आप नासा छिद्र कर लीजिए। नाक में जो दो छिद्र होते हैं उन्हें नासा छिद्र कहते हैं, नासा मार्ग आप क्लियर समझ चुके होंगे। अब जैसे नासा मार्ग के बाद आ जाती है ग्रसनी। क्या आ जाती है, ग्रसनी। तो ग्रसनी में देखिए कुछ इस प्रकार से चैम्बर तो आपने देखे ही होंगे। तो इस प्रकार से चैम्बर रहता है, क्या रहता है, इस प्रकार से चैम्बर रहता है। यहां पे फूड और क्या ले रहे हैं अपन लोग श्वसन की क्रिया में, एयर, दोनों साथ में आते हैं। ध्यान सुनिएगा, फूड मतलब खाना और एयर दोनों साथ में आते हैं। तो दो चैम्बर बने हुए हैं। अब आप कहोगे कि भाई फूड में एयर क्यों नहीं चली जाती और एयर में फूड क्यों नहीं चला जाता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप खाना खाते हो और खाना खाते समय बोलते हैं, भौरिया होती है जिन लोगों में, लगे बोलने, तो भाई जब बोलेंगे वो तो क्या होगा, ये आपको खांसी आती है। फिर ये क्या होता है, जब एयर वाली नली में मतलब जो श्वसनी होती है उसमें क्या चला जाता है, खाना चला जाता है। तो एयर आती है, मतलब यहाँ से प्रेशर लगाया जाता है और वो बाहर निकाला जाता है, जिस टाइम पे हमें कहा जाती है खांसी आती है। इतना क्लियर हो चुका है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये अलग अलग चैम्बर हैं। यहाँ पे क्या लगा रहती है, आपने ट्रैक्टर तो देखा होगा, बताइए देखा है कि नहीं देखा है। तो ट्रैक्टर में जो साइलेंसर बोल सकते हैं उसके ऊपर एक ऐसी इस प्रकार की संरचना, ढक्कन नुमा संरचना लगी रहती है। जब भी उससे एयर बाहर निकलती है तो ऐसा 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 होता रहता है कि नहीं होता रहता, बताइए होता रहता है। तो वही यहाँ पे एक ढक्कन लगा रहता है जिसको अपन लोग ट्रैकिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्रैकिया बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ये ढक्कन नुमा संरचना कहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये ढक्कन नुमा संरचना होती है। ये ढक्कन जब बंद हो जाता है तो भाई अपन लोग नहीं ले सकते हैं, मतलब खाना खाते समय ये काफी हद तक बंद कर दिया जाता है ताकि भोजन इसमें ना जाए। अब ग्रसनी का आप कार्य समझ चुके होंगे। यहाँ से जो एयर आई है यहाँ से कहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है। इतना क्लियर है कि नहीं है। अब इसके जस्ट बाद अब आपका ये डायग्राम यूज होने वाला है। अपन लोग बोल सकते हैं कंठ। 2-3 पॉइंट हो चुके हैं, चौथा पॉइंट क्या है, कंठ। ठीक है, अब देखिए ये कंठ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा, इसको क्या बोलते हैं, कंठ। तो आपने देखा होगा जो अपनी गर्दन है, गर्दन में एक उभारनुमा संरचना होती है कि नहीं है। ये उभारनुमा संरचना जो बोल सकते हैं जो बालक रहते हैं, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं जो मेल्स रहते हैं या जो वयस्क मेल रहते हैं, उन कुछ में ये ज़्यादा ही उभार दिखाई देता है, जो आसानी से अपन लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो यही जो उभारनुमा संरचना होती है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कंठ, या सामान्य लैंग्वेज में अपन लोग बोल सकते हैं टेटुआ। सामान्य बोलचाल की भाषा में यही तो बोलते हैं टेटुआ, भैया तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे हम तुम्हारा। तो वही टेटुआ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो कंठ है होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या लगा रहते हैं, बक्सीनुमा संरचना रहती है सबसे। देखिए ये जो संरचना है ये कैसी है, बक्सीनुमा संरचना होती है। इसमें रहते हैं बाकरज्जू। यहाँ ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, बाकरज्जू। बाकरज्जू रहते हैं यहाँ, तथा इसमें क्या रहती है, 3 प्रकार की 4 पसलियां रहती हैं। ये क्या करती हैं, ध्वनि को उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। क्या करती है, ध्यान सुनिएगा, 3 प्रकार की 4 पसलियां पाई जाएंगी जो क्या करती हैं, ध्वनि को उत्सर्जित करने का कार्य करती है, उत्पन्न करने का कार्य करती है। इतना क्लियर है कि नहीं है। जिस कारण जो कंठ होता है, कंठ को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, ध्वनि यंत्र की भांति कार्य करता है ये हमारे शरीर में। तभी तो भैया कंपन होगा, तभी तो हम बोल पाएंगे। और हमें पता है ध्वनि कब उत्पन्न होती है, जब कोई कंपन करता है कोई भी चीज। तो कंठ आपका क्लियर हो चुका होगा। अब अपन लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, श्वसनी। ध्यान सुनिएगा क्या होती है, श्वसनी। अब ये श्वसनी क्या होती है, तो जो आगे दो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, श्वसनी। तो हम बोल सकते हैं ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो हमारे गर्दन तथा वक्ष गुहा, ये अपना वक्ष है कि नहीं है, तो गर्दन तथा वक्ष गुहा में स्थित होती है। ध्यान सुनिएगा, श्वसनी क्या है, ये हमारे गर्दन में तथा वक्ष गुहा में क्या होती है, स्थित होती है। अब ये गर्दन तथा वक्ष गुहा में जब ये स्थित हो जाती है तो आगे जाके ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। जो श्वसनी है आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, श्वसनियां बोलते हैं। देखिए ये दाएं ओर की श्वसनी, ये बाएं ओर की, और आगे जाके फिर ये किन में बढ़ रही है, शाखाओं में बढ़ रही है। देखिए लिखा भी है मैंने, इसको क्या कहेंगे, श्वसनी। और जब ये आगे जाके शाखाओं में बढ़ जाएगी तो इनको क्या कहने वाले हैं, श्वसनियां कहने वाले हैं। ध्यान सुनिए। अब कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग सांस रोक लेते हैं। रोक ली भैया सांस, बच्चे खास तौर से बच्चे रोकते हैं। तो जब ये सांस रोकते हैं तो ये क्या चिपक नहीं सकती है। क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में, जब यहाँ पे वायु नहीं रहेगी, जैसे कोई पाइप है,
कोई पाइप है उसमें अगर वाटर ना रहे तो वो सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा। प्लास्टिक की पाइप की नॉर्मल लेजम हो तो वो दब जाती है कि नहीं दब जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए कि इसको भी दब जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी आकार के, किस आकार के? सी आकार के 16 से 18 क्या लगे रहते हैं, अर्धवृत्ताकार छल्ले टाइप में लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति होने पर इसको क्या नहीं करने देते हैं, चिपकने नहीं देते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? वायु की अनुपस्थिति होने पर इसको चिपकने नहीं देते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं है? फिर आप समझ चुके होंगे श्वसनी भैया क्या हो गया। अब श्वसनी के बाद आ गई हैं श्वसनियां। क्या आ गई हैं? श्वसनियां। श्वसनियां, तो मैंने क्या कहा है, जो श्वसनी होती हैं आगे जाके कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, श्वसनियां कहते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं है? अब श्वसनियों के बाद आ जाती हैं अपना 7वें नंबर का कूपिकाएं। क्या बोल सकते हैं? कूपिकाएं। तो ध्यान से सुनिए, ये क्या है, जो इसकी जो श्वसनियां होती हैं, तो श्वसनियों के जो अंतिम सिरे पे ये बलून नुमा संरचना दिखाई दे रही है आपको, गुब्बारे नुमा जो संरचना होती है, ये मैंने यहाँ पे बनाई है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, कूपिकाएं कहते हैं। और ये कूपिकाएं किस कार्य में आती हैं? तो ये जो कूपिकाएं हैं, ये यहाँ पे जो फेफड़े हैं, अपने जो फेफड़े रहेंगे, फेफड़ों के साथ वायु, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं वायु के आगमन के लिए या वायु विनिमय के लिए, क्योंकि ये फेफड़ों को क्या करेंगे, यहाँ पे वायु देंगी। कौन सी वायु? शुद्ध वायु देंगी, जिसको अपन लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड एयर। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड एयर दे देती है, ये कहाँ पे चली जाती है? रुधिर में चली जाती है, जिससे हमारा रुधिर कैसा होने लगता है? प्योर होने लगता है। क्योंकि रुधिर में जब ऑक्सीजन की मात्रा हाई रहेगी तो वो प्योर ब्लड कहलाएगा, और जब रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी तो वो अनप्योर ब्लड कहलाएगा। तो इतना क्लियर हो चुका होगा आपका। तो श्वसन तंत्र आपका ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। सिर्फ इसमें 2 चीजें बची हैं, निःश्वसन और निह श्वसन। निःश्वसन और निह श्वसन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, कैसा क्या है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस अपना खत्म भाई, अपना स्वतंत्र तंत्र पूरा।